92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी अजनबी ही सही, बिना किसी एड ब्रेक के। मुझको बारिश से नफरत है। एक्चुअली बारिश से नहीं, उसके इर्द गिर्द पनपते फर्जी रोमांस से मुझको चिढ़ है। मेरी दुनिया में बारिश भी धूप की तरह आम है और धूप बारिश की तरह खास। अपने बारे में बताऊं तो सबसे पहले क्या बताना जरूरी होगा, मैं कैसी दिखती हूं। देखिए, आज तक किसी ने मुझसे कहा नहीं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, पर माँ कहती है जब मैं शैम्पू करके, बाल खोल के, काजल लगा के, हल्के आसमानी रंग के सलवार कमीज में सजती हूं तो किसी परी से कम नहीं लगती। पर माँ तो माँ है। कभी रोटी सेकते हुए कहती, कॉलेज में कोई पसंद वसंद है तुझे, बता तो फिर तेरे बाबूजी से बात करूं। मैं मजाक में कहती, क्यों, तुम अपनी इकलौती लड़की के लिए दूल्हा नहीं ढूंढ पाओगी। माँ कहती, क्या फायदा, रिश्ता विश्ता करके तो तेरी शादी करना मुश्किल है, दहेज वहेज थोड़ी दे पाएंगे तेरे बाबूजी, इसलिए अपनी पसंद का कोई ढूंढ ले। तुम फिक्र मत करो माँ, अपने दहेज के लिए मैंने खुद ही पैसे जोड़ लिए हैं। मैं कहती, गुल्लक में पूरे 120 रुपए हैं, इतने में दर्जन भर कांच की चूड़ियां तो आ ही जाएंगी ना तुम्हारे दामाद के लिए, इतना दहेज काफी होगा। ये सुन के माँ खिलखिला के हंस उठती और उसकी देखा देखी मैं भी। हर शाम ऐसे ही एक आध रोटी जल जाती थी। लो, बातों बातों में मैं अपना नाम तो बताना ही भूल गई। मेरा नाम रिद्धि है, बीकॉम ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। इसके बाद सीए करना चाहती हूँ और फ्यूचर में अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोलने का इरादा है। वैसे इरादा तो दिल्ली जाके ग्रेजुएशन करने का भी था, लेकिन यहीं कानपुर में अपने मेहरगंज के सबसे पास घर से 5 मिनट पैदल वाले विद्या देवी कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। तो क्या इसकी वजह से सपने देखना छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। दिया मेरी बेस्ट फ्रेंड कहती है मैं 1 नंबर की लड़ाकन हूं, और वो तो हूं। और जिस दिन मेरा मूड खराब हुआ ना, मैं अपने सपनों से भी लड़ जाऊंगी, फिर देखना कैसे झक मार के मेरे पीछे पीछे आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तब मैं हर तरह से भगवान को मनाने में लगी थी। फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे ना। सुबह उठने के नाम से मुझको बुखार आने लगता है, ऊपर से जनवरी की सर्दी में ठंडे पानी से नहाना, मतलब त्रासदी। फिर भी इसको भक्ति की परीक्षा मानकर मैं उस दिन सुबह सुबह उठ के नहा धो के बालकनी में पहुंच गई। अगरबत्ती जला के अपने ही बनाए मंत्र पढ़ते हुए तुलसी के पौधे पे पानी चढ़ा रही थी कि तभी अखबार का एक बंडल उड़ता हुआ मेरे हाथ में आ लगा। लोटा ठन से फर्श पे आ गिरा, साथ ही सुलगती अगरबत्ती ने मेरे दुपट्टे में सुराख कर दिया। मैंने गुस्से से नीचे देखा, नया अखबार वाला था, उसकी नजरें मुझ पे ही थीं। मैंने कहा, ओह, दिखाई नहीं देता क्या? 23-24 साल का वो लड़का ढिठाई से वहीं खड़ा रहा, पर कुछ बोला नहीं। खड़ी नाक, नीली आंखें, उसका चेहरा कुछ देखा देखा सा लगा। मेरा दुपट्टा जल गया, उसे घूरते हुए मैंने कहा। क्या हुआ, कुछ बोलोगे? जवाब देने के बजाय वो अपनी साइकिल घुमाने लगा। 1 मिनट रुक जा बेटा, तेरी खैर नहीं है। बड़बड़ाते हुए मैं अंदर सीढ़ियों की ओर भागी, पर जब तक मैं नीचे गेट तक पहुंचती, पैडल मारते हुए वो तेजी से निकल गया था। इतना उछल कूद सुन के माँ ने किचन से आवाज लगाई, क्या हुआ? मैंने कहा, अरे सुबह सुबह मेरी पूजा का सत्यानाश करके चला गया। कौन? अरे ये नया अखबार वाला, मेरा दुपट्टा भी जल गया देखो। मैंने अपना फेवरेट आसमानी दुपट्टा माँ के आगे पसारते हुए कहा, तू रख दे, मैं रफू कर दूंगी, सुबह सुबह पूरा घर सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने माँ की बात को अनसुनी करते हुए कहा, बड़ा बेशरम है। अरे सॉरी तो कह सकता था, उल्टा मुझे घूर के चला गया। जरूर जानबूझ के किया होगा, उसको सबक तो मैं जरूर सिखाऊंगी। उसके बाद मैं उस अखबार वाले की राह देखती रही। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगले दिन से पढ़ाई छोड़कर सुबह सुबह कूड़े का डब्बा हाथ में लिए मैं बालकनी में उस अखबार वाले का इंतजार करती, पर पता नहीं कमबख्त कब अखबार फेंक जाता और मैं घंटे भर बालकनी में बैठी ऊँघती रह जाती। लगातार 3 दिन तक जब मामला यूं ही चला, हार के मैंने कोशिश छोड़ दी। उसको सबक सिखाना मेरी किस्मत में शायद था ही नहीं। बुधवार शाम को दिया और मैं कॉलेज से लौट रहे थे। बचपन से हम साथ पढ़े थे और मेरे से 2 घर छोड़ के उसका घर था,
तो कॉलेज, मार्केट, सिनेमा ये सब हम अक्सर साथ ही जाया करते थे। चौधरी तंबाकू वाले के स्टॉल के बगल से हमारे घर का शॉर्टकट पड़ता था, पर शाम को मेहरगंज कॉलोनी के सारे आवारा लड़के वहीं इकट्ठा होते थे। ये वो जगह थी जहां से लड़कियां सस्ती कमेंटबाजी से बचती बचाती आंखें नीची करके तेज कदमों से गुजर जाती। इसलिए कॉलेज से लौटते हुए हम भी उस रास्ते से बचते थे। उस दिन दूसरे वाले रास्ते पे म्युनिसिपैलिटी का काम चल रहा था, सो मजबूरन हमको चौधरी स्टॉल के बगल से ही लौटना पड़ा। पर जब उफ हाय अरे देख भी लो, या फिर एक सीटी तक कानों में नहीं पड़ी तो मैंने मुड़ के देखा, नजारा कुछ अलग ही था। रोज की मस्ती छोड़कर कुछ लड़के आते जाते लोगों से किसी बात के लिए चंदा लेके उनको रसीद पकड़ा रहे थे, और बाकी बड़े जोर शोर से क्लब की दीवार पे पोस्टर, बैनर वगैरह लगा रहे थे। उस पे लिखा था रक्तदान शिविर। मैंने दिया से कहा, देख मोहल्ले वालों से पैसे हटने की इनकी नई तरकीब है। दिया हंस पड़ी, अरे लेकिन इतना पोस्टर वोस्टर लगा रहे हैं, कुछ तो करवाना होगा ना इनको। बेटा 100-200 खर्चा करके अपनी दारू पार्टी का इंतजाम कर रहे हैं लोग, तू कुछ नहीं समझती। तभी दिया ने कहा, रिद्धि वो लड़का तो इसको घूर क्यों रहा है? कौन लड़का? कहते हुए मैं मुड़ी और पाया कि आसपास की गहमा गहमी के बीच एक जोड़ी आंखें मुझ पे टिकी थीं, बेशर्म नीली आंखें। क्लब की दीवार से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा, अरे लफंगा एक नंबर का, तू जानती है उसको? दिया ने पूछा। नहीं तो फिर क्या, देखने से नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। काय पोचे में जो लड़का है ना, सुशांत, अरे पहले सीरियल में आता था, वैसा दिखता है। बिल्कुल नहीं, कॉलोनी में अखबार बांटता है। तो कल मिलते हैं, टाटा। मैंने बात को खत्म करने के लहजे में कहा। दिया या और लड़कियों की तरह नहीं थी मैं, ना ही मैं उनको समझ पाती थी। मैं गली की तरफ मुड़ी और दिया मार्केट की ओर चली गई। मैंने कनखियों से देखा, वो लड़का मेरे पीछे आ रहा था। उसने अपनी अधजली सिगरेट को लैंप पोस्ट पे रगड़ के बुझाया और फिर मेरी तरफ हाथ उठा के कुछ इशारा किया। मेरी धड़कनों की रफ्तार जैसे दुगनी हो गई। जाड़े की शाम थी, 6 बजने के पहले ही अंधेरा हो आया था और गली भी सुनसान थी। मैं तेज कदमों से घर की तरफ चलने लगी और तभी पीछे से आता एक स्कूटर ठीक मेरे बगल में आके रुक गया। बाबूजी को वहां गली में देख के मेरी जान में जान आई। इससे पहले वो कुछ कहते, मैं जल्दी से उनकी स्कूटर की पिछली सीट पे बैठ गई। उन्होंने पूछा, तू हाफ क्यों रही है? बाबूजी जल्दी कीजिए, मेरा कुकरी वाला शो छूट जाएगा। कहते हुए मैंने धीरे से पलट के पीछे देखा। वो अखबार वाला मुड़ के चौधरी के टी स्टॉल की ओर वापस जा रहा था। घर के छोटे मोटे कामों में शाम की बात रात तक दिमाग से निकल गई थी। तकिए पे सर रखते ही जैसे वो बात लौट आई और अब मुझको खुद पे गुस्सा आ रहा था। आज पता चला कि मैं अपने आप को जितना बहादुर समझती हूं उतनी हूं नहीं। पता नहीं और कितनी ऐसी गलत फहमियां पाल रखी हैं मैंने अपने बारे में। कैसे डर के भाग आई थी मैं, वो भी एक अखबार वाले से। मैंने तय कर लिया कि अगली बार वो मिल गया तो डट के सामना किया जाएगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हफ्ते भर बाद की बात है। उस दिन मैं और दिया उसकी स्कूटी पे बिल्कुल सुबह सुबह इकोनॉमिक्स की ट्यूशन के लिए जा रहे थे। स्कूटी मैं चला रही थी। अचानक मुझे कुछ सूझा तो मैंने स्कूटी कानपुर रेलवे स्टेशन की ओर मोड़ दी। दिया ने कहा, उधर कहाँ जा रही है? थोड़ा घूम के चलते हैं ना। मैंने कहा, 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कौन सा ब्रह्म ज्ञान छूटने वाला है। शहर भर के वेंडर्स को सुबह यहीं स्टेशन के बाहर सारे अखबार बंटते थे, फिर यहां से वो अपनी अपनी बीट पे निकल जाते थे। हम दोनों पास ही रुक के बगल की एक टपरी पे चाय पीने लगे। थोड़ी देर में मुझको अपनी कॉलोनी का वो अखबार वाला दिख गया। अपनी साइकिल के कैरियर के पीछे वो अखबार का बंडल बांध रहा था। चाय का पैसा चुकाते हुए मैंने दिया से कहा, चल बैठ। जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करके हम उसी ओर बढ़ गए। एक तो ढलान, ऊपर से सड़क गीली थी, ब्रेक कम लगा और स्कूटी दाएं से आती हुई उसकी साइकिल से टकरा गई। जितना सोचा था टक्कर उससे थोड़ी और ज्यादा जोर की हो गई थी। मैंने किसी तरह स्कूटी को संभाल लिया पर वो अखबार वाला वहीं गिर पड़ा। उसकी साइकिल एक तरफ लुढ़क गई और कैरियर पे खोसे हुए अखबार और मैगजीन का बंडल बगल वाले नाले में जा गिरा। स्कूटी को स्टैंड पे डाल के हम दोनों उसकी तरफ भागे। एक सेकंड के लिए तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। दिया ने उसको उठाते हुए कहा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? खून आ रहा था उसकी एड़ी से।
उसकी एक चप्पल नाले के पानी पे तैरती दूर जा रही थी, पर उसकी आंखें मुझ पे थीं, वही बेशर्म नीली आंखें। साइकिल का पिछला टायर अभी भी कर कर करके घूम रहा था। शुक्र है अखबार वाले को ज्यादा चोट नहीं आई थी। मैं उसकी बहती जा रही चप्पल के पीछे भागी। किसी तरह नाले में से चप्पल निकाल के वापस आई, तब तक वो उठ के खड़ा हो चुका था। दिया ने उसकी साइकिल सीधी की। मैंने अपने बैग में से एक बैंडेड निकाल के उसको पकड़ा दिया। पहली बार मैं उसको इतने करीब से देख रही थी। लगा कि ये चेहरा शायद पहले कहीं देखा था। दर्द में भी उसके होंठों पे जैसे एक फीकी सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा थैंक यू। उसकी चुप्पी, उसकी हंसी, उसकी शांत आंखें जैसे मुझको ताने मार रही थीं। मैं अंदर तक कुड़ गई। मैंने दिया से कहा हम ट्यूशन के लिए लेट हो रहे हैं, चलें? उसने मुझको कोहनी मारी। मैंने अखबार वाले की ओर देखे बिना ही कहा सड़क गीली थी, ब्रेक नहीं लगा, सॉरी। इतना कह के मैं मुड़ के स्कूटी की तरफ चलने लगी। दिया भी मेरे पीछे पीछे भागती हुई आई। रिद्धि बात क्या है, सच सच बता, क्यों किया तूने ऐसा? उसने पूछा। क्या यार, सड़क पे एक्सीडेंट नहीं होते क्या? मैंने सफाई देनी चाही। अच्छा, जैसे मुझको दिखा नहीं कि तूने जानबूझ के गलत इंडिकेटर दिया। उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। जैसे कि? दिया अड़ी रहे। मेरा दुपट्टा जला दिया, और उस दिन याद है मुझको कैसे घूर रहा था, फिर मेरे पीछे पीछे आने लगा था वो। ओह, तो उस बात का बदला ऐसे लिया तूने? एक तो उसको चोट आई, ऊपर से 500-700 रुपए का नुकसान हो गया, सो अलग। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। शाम को मैं और माँ बैठ के टीवी देख रहे थे। माँ साथ साथ रात की सब्जी के लिए प्याज छील रही थी। मैंने कहा उधर जाके करो ना माँ, आंखें जल रही हैं। क्या हुआ तुझे? माँ ने पूछा। क्यों, कुछ तो नहीं? थोड़ा मूड ऑफ लग रहा है। पता नहीं किस बात को कहां जोड़ देती थी माँ, पर कह वो सही रही थी। महसूस हुआ कि काफी देर से अंदर ही अंदर कुछ खटक सा रहा था, पता नहीं क्या। नजरें टीवी पे थीं, ध्यान कहीं और। अचानक सुबह की बात याद आ गई और मन को अपने परेशानी की वजह समझ आ गई। बुरा लग रहा था। गलत किया था मैंने उस अखबार वाले के साथ। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उस रात सपने में एक जोड़ी अजनबी आंखें पास से गुजरी। मैंने पूछा, एक सेकंड, क्या हम मिल चुके हैं? जवाब में आंखें हंस पड़ी। यह हंसी आसपास फैलती हुई कुछ लकीरें खींच गई। लकीरों में से एक जाना पहचाना चेहरा उभरा और उन हंसती हुई आंखों में एक रंग, आसमान का रंग। मैंने खुद को कोसा, ये क्या पागलपन है? उसने कहा, क्या बुरा है? मेरी नींद खुल गई। कहते हैं सपने में हम वही देखते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में चल रहा होता है, जो मुमकिन है, मन ने कभी न कभी सोचा होगा या जो चाहा होगा। पर क्या चाहता था मेरा मन, मैं समझ नहीं पाई। अगले दिन मैं ट्यूशन से लौटी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। वही अखबार वाला था। एक पल को मेरी धड़कनें तेज हुई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने पूछा, आपके पिताजी घर पे हैं? अरे, ये तो मेरी शिकायत करने तक घर पहुंच गया था, और मुस्कुरा तो ऐसे रहा जैसे कोई खुशखबरी लेके आया हो। भलाई इसी में थी कि मैं इस बात को यहीं रफा दफा कर दूं। देखिए, मैंने आपको सॉरी कहा था ना, और आपका कितने का नुकसान हुआ बताइए, मैं अभी दे देती हूँ। फिर भी आप चाहें तो बाबूजी से कह सकते हैं। मैंने थोड़ी रुखाई से कहा। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वो ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में उनको कुछ बात करनी थी मुझसे, इसलिए बुलवाया था मुझे। और उस दिन जो भी हुआ एक्सीडेंट था, किसी की कोई गलती नहीं थी। बेटा, पता तो तुमको भी है कि गलती किसकी थी, मैंने मन ही मन कहा। तो तुम आदमी या तो बहुत शरीफ हो या फिर बहुत बड़े घाघ। तभी पीछे से बाबूजी की आवाज आई, अरे अनुज, अंदर आओ। अच्छा, तो इन साहब का नाम अनुज है, पर ये बाबूजी से मिला कैसे और क्यों? जी अंकल, आप फ्री हैं? ड्राइंग रूम के अंदर आते हुए उसने कहा। हाँ हाँ। बाबूजी अनुज को बैठने का इशारा करके मेरी ओर मुड़े। बेटा रिद्धि, जरा 2 कप चाय चढ़ा दे। मैं पहले पानी, फिर चाय, फिर पानी देने के बहाने 3 बार उस कमरे में गई, पर उसकी बातों से कुछ खास समझ नहीं आया। करीब 2 घंटे बाद अनुज गया तो बाबूजी अंदर आए।
ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े किसी मरीज के घरवाले की तरह मैं बाबूजी का इंतजार कर रही थी। कैसे जानते हैं आप इसको? कौन? अनुज। देख, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने बरेली वाले श्रीवास्तव जी का लड़का है। बाबूजी ने ऐसे कहा जैसे कोई राज की बात बता रहे हो। कौन श्रीवास्तव? कपड़ा मिल वाले? माँ ने रसोई से पूछा। हाँ वही, याद है उनका गोडाउन वाली जमीन का केस क्लियर करवाया था, बहुत मानते हैं हमको। हाँ, पर आप इतना खुसफुसा के बात क्यों कर रहे हैं? माँ ने फिर पूछा। पहले ये बताइए, करोड़पति राजन श्रीवास्तव का बेटा अखबार बांटता है, वो भी यहाँ कानपुर में? मैंने पूछा। हम माँ बेटी ने मिलकर वकील साहब की जिरह लगा दी थी। ऐसा है कि श्रीवास्तव जी चाहते हैं कि उनका लड़का उनका बिजनेस ज्वाइन करे, पर अनुज को आगे पढ़ना है। एएमयू से फिजिक्स में एमएससी किया है, अब रिसर्च करने बाहर जाना चाहता है। इसी बात को लेकर बाप बेटी की एक दिन जम के बहस हो गई। श्रीवास्तव जी तैश में कुछ ज्यादा बोल गए। अब जवान खून भी चुप कैसे रहे? बात दोनों की ईगो पे आ गई। अनुज घर छोड़ के निकल गया। एक सांस में इतना कह के बाबूजी रुके, फिर बोले, वैसे श्रीवास्तव जी की बेटी की शादी में तुम लोग भी अनुज से मिले थे, याद है ना? माँ को तो नहीं, पर मुझको श्रीवास्तव जी की बेटी की शादी याद आ गई थी। इतने दिनों से जो आंखें अजनबी थीं, उनको शक्ल, नाम, ताल्लुक सब मिल गए थे एक साथ। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। माँ बाबूजी की चुहल अब भी जारी थी। तो अभी सिचुएशन क्या है? माँ ने पूछा। कॉम्प्लिकेटेड है। श्रीवास्तव जी की मिसेज के इंटरवेंशन से अब मामला यह है कि 3 महीने के अंदर अगर अनुज को अपने दम पे किसी अच्छे कॉलेज से बुलावा आ गया, मतलब एडमिशन विद फुल स्कॉलरशिप, तो श्रीवास्तव जी को मान लेना पड़ेगा। और अगर बुलावा नहीं आया तो अनुज अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, समझी? तो अनुज यहाँ अपने किसी रिश्तेदार क्या रहता है? आप समझती नहीं मैडम, बाबूजी ने मुंह बिचकाते हुए कहा। अनुज यहाँ अकेले किराए के मकान में रहता है। ये विदेशी यूनिवर्सिटी सब में अप्लाई करना बहुत कॉस्टली अफेयर है, तो यही सब और अपना खर्चा वर्चा निकालने के लिए वो अखबार बांटता है। पर उसके पिताजी का नाम खराब ना हो, इसलिए बरेली छोड़ के कानपुर आ गया, जहां उसको कोई जानता नहीं। ओके, अब जरा पानी पिला दीजिए, बहुत देर से बकबक कर रहे हैं हम। अरे वकीलों का कहाँ इतनी जल्दी गला सूखता है जी, माँ ने चुटकी लेते हुए कहा। अच्छा एक चीज बताइए, आप अनुज को कैसे पहचाने? अरे 10-12 दिन पहले श्रीवास्तव जी ने हमको फोन किया कि ऐसा ऐसा है और हमारे बेटे का जरा ख्याल रखिएगा, मगर उसको बताइएगा नहीं। हमने कह दिया कि ठीक है। फिर अनुज से हम कॉलोनी के क्लब में मिले, तब याद आया। बाबूजी पानी का एक घूंट लेके बोले, हमने उससे थोड़ी देर जिरह की तो बेचारे ने खुद ही सब बोल दिया। बड़ा अच्छा लड़का है, ये ब्लड डोनेशन वाला सब वही ऑर्गेनाइज कर रहा है। कॉलोनी के सारे बेकार लड़के आवारागर्दी छोड़ के कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं पहली बार, उसी के बारे में कुछ बात करने उसको बुलवाए थे हम। अच्छा, तो बुढ़ापे में आपका सोशल सर्विस वाला कीड़ा फिर से कुल बुलाया है, माँ ने धीरे से कहा। 4-5 महीने पहले की बात है। श्रीवास्तव जी ने सुबह सुबह घर पे गाड़ी भेज दी थी। उन्होंने बाबूजी से बार बार कहा था कि परिवार को लेके आना पड़ेगा। सो हम लोग फुल फैमिली बरेली टू कानपुर श्रीवास्तव जी की बेटी की शादी में पहुंच गए। अनुज आया था गेस्ट हाउस हमको रिसीव करने। वहीं पे पहली बार मैंने उसको देखा था। कुर्ता पैजामा, पूरी दाढ़ी, आंखों पे नजर का चश्मा। उन दिनों वो बिल्कुल अलग दिखता था। अब तो धूप में घूम घूम के रंग भी थोड़ा सांवला हो गया है। आंखें अब भी वैसी हैं। शादी में न मैं किसी को जानती थी, न कुछ करने को था। भयंकर बोरियत होने लगी थी। शुक्र है दूर की 2-4 ममेरी चचेरी बहनें मिल गई थी, तो मैं उन्हीं के साथ हो ली। मैंने नोटिस किया, सबसे बचती बचाती अनुज की आंखें मुझी पे आके टिक जाती थी। चाट टिक्की के स्टॉल पे छुप के एक झलक पाने की कोशिश। नजर मिल जाए तो दूसरी ओर देखने लगना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मंडप में जयमाल के दौरान दूल्हा दुल्हन के पीछे से रह रह के ताका झांकी। फिर मेजबानी के बहाने मेरे और माँ के लिए गुलकंद वाला स्पेशल मीठा पान मंगवाना। मतलब सरल भाषा में कहें तो लाइन मारने के कई क्लासिक तरीके जनाब ट्राई कर चुके थे। उनकी बदकिस्मती कि मुझ पे इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। दिया या और लड़कियों को लगते होंगे क्यूट और रोमांटिक, मुझे तो ये हरकतें एकदम छिछोरी लगती हैं। तो मैंने तब ध्यान ही नहीं दिया, और इतने महीनों में बात आई गई हो गई तो खास कुछ याद भी नहीं रहा। 2 दिन बाद मुझको बाबूजी के साथ कानपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ा एमकॉम का फॉर्म भरने। काम खत्म करके लौट ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई, अंकल 1 मिनट।
अनुज था। लीजिए। एक बार फिर से वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया था। बाबूजी से नजर चुरा के उसने मेरी ओर देखा, शायद कुछ कहना चाह रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अनुज को यूनिवर्सिटी कैंपस में देख के बाबूजी ने पूछा, तुम यहाँ? मैं तो रोज आता हूँ अंकल। यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में मेरे काम की सारी किताबें मिल जाती हैं, तो वहीं बैठ के पढ़ लेता हूँ। फिर थोड़ा रुक के बोला, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। मुझे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ यहाँ का परमानेंट एड्रेस प्रूफ चाहिए। कैसे हो पाएगा? पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ है साथ में? जी, वो बोला। तो फिर यहाँ से 10 मिनट का वॉकिंग है, एस.के. त्रिपाठी का ऑफिस। मैं फ़ोन किए देता हूँ, आधे घंटे में हो जाएगा। रिद्धि बेटा, तुझको तो एड्रेस पता ही है, अनुज का काम करवा देना ज़रा। मेरी हाँ ना का इंतज़ार किए बिना बाबूजी निकल गए। मजबूरन मुझको अनुज के साथ जाना ही पड़ा। ऐसे बिना बातचीत के पास पास चलना थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था। मैंने यूं ही कुछ इधर उधर की बात शुरू की, पर वो तो कुछ जवाब ही ना दे। मुंह में छाला है? मैंने पूछा। नहीं तो बात क्यों नहीं करते? डर लगता है, उसने हंस के कहा। तुम्हारी हरकतें सब मुझको याद है, टाइम है सुधर जाओ, मैंने खींच के कहा। झगड़ालू मोड में मैं झट से आप से तुम पे आ जाती थी। एक बात बताओ, उसने वैसे ही मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने ना तुमको छेड़ा, ना जबरदस्ती गले पड़ने की कोशिश की, ना फोन करके परेशान किया। फिर? अरे घूर तो रहे थे, मैंने कहा। सिर्फ घूरने की इतनी भारी कीमत? इससे भी ज्यादा हो सकती है। मतलब देखने की भी मनाही है? वो बोला। बिल्कुल, बरेली से कानपुर तक देख ही रहे हो, बोला तो कुछ जाता नहीं तुमसे? मेरे मुंह से यकबायक निकला। चुप। वो भी, मैं भी। मैंने सिचुएशन को संभालने के लिए कहा, वैसे अच्छा हो तुमने दाढ़ी बना ली, पहले तो डाकू लगते थे। उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराता रहा। पता नहीं अब इसके दिल में क्या चल रहा है, मैंने मन ही मन कहा। बहुत इरिटेटिंग लड़का है। 2 दिन बाद संडे को हम ब्लड डोनेशन कैंप में मिले। खून दे के मैं बाहर आई तो उसने मुझको एक पैकेट पकड़ा दिया। फल, जूस ये सब है, सारे डोनर्स को दिया जा रहा है। निकलते हुए मैंने पूछा, अच्छा तुम पेपर क्यों बांटते हो, कोई और काम नहीं कर सकते? क्यों, क्या बुराई है? उसने कहा। अब्दुल कलाम भी तो बांटते थे। वैसे महीने के 8-10 हज़ार कमा लेता हूँ। तुम्हें कोई काम छोटा बड़ा वाला ज्ञान नहीं दूंगा, पर खुद के दम पे मेहनत करके कमाने में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक तरह की आज़ादी तो है, तुमको भी ट्राई करनी चाहिए। रात भर अनुज की बातें, उसी का चेहरा ख्यालों में आते जाते रहे। घर पहुंच के पैकेट में देखा तो आसमानी रंग का दुपट्टा और एक खत था। लिखा था, घुमा फिरा के बात नहीं कर पाता, इसलिए कम बात करता हूं। पहले तो तुम्हारा दुपट्टा जलाने के लिए सॉरी, उम्मीद है सही रंग चुन पाया हूं। दूसरी बात, कानपुर आने की वजह थी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और वहां के एक प्रोफेसर जो मुझको गाइड कर रहे हैं। पर एक छोटी सी वजह तुम भी हो। दीदी की शादी के बाद मैंने कई बार तुम्हारे घर पे फोन करने की कोशिश की थी, तुम्हारे पिताजी के कारण हिम्मत नहीं हुई। अब तुम्हारी डांट खा के मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आ गई है, इसलिए पूछ पा रहा हूं। एक अखबार वाले से दोस्ती करोगी? फिर नीचे PS करके लिखा था, 12 जून को US जा रहा हूं, MIT से कॉल आ गया है। चिट्ठी हाथ में लिए मैं बैठी रही। पता नहीं क्यों दिल जोरों से धड़क रहा था। एक अजीब सी फीलिंग थी, खुशी, एक्साइटमेंट, पता नहीं। टप टप की आवाज से मैं खिड़की की तरफ मुड़ी। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और इस बेमौसम बारिश ने जैसे कई दिनों की उमस से छुटकारा दिला दिया था। शायद मैं भी दिया या उन लड़कियों की तरह ही थी, बस खुद को थोड़ा अलग समझती थी। मैंने दिया का नंबर डायल किया, उसे कुछ बताना जरूरी था। रिंग जा रही थी, इधर मेरा मन कह रहा था 12 जून, मतलब अनुज को US जाने में अभी 2 महीने हैं। कौन जाने, शायद दोस्ती हो ही जाए। बस इतनी सी थी ये कहानी।